हम स्टडी कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल और हमने उसके फर्स्ट चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए थे। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 9 करेंगे, फिर 10 और जो फिर हमारा 8 रह गया वो हम सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो इसमें उसने क्या करा न्यूमेरिकल नंबर 9 में, जो आपकी इक्वेशन है आइंस्टाइन मैस एनर्जी इक्वेशन E=mc², ये डायमेंशनली जो है कंसिस्टेंट होनी चाहिए, मतलब कि इसको सही साबित करना है हमने, ठीक है। तो डायमेंशनली किसी भी इक्वेशन को दुरुस्त साबित करना, यानी कि उसका क्या तरीकाकार है, मैंने पहले बताया था कि आप उसके लेफ्ट साइड के डायमेंशन को राइट साइड के डायमेंशन के अगर इक्वल प्रूव कर देते हैं, इट मींस कि अगर लेफ्ट साइड के डायमेंशन राइट साइड के डायमेंशन के बराबर आ जाते हैं तो वो हमारी इक्वेशन करेक्ट होती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायमेंशन चाहे तो लेफ्ट साइड की ले लें चाहे तो राइट साइड की, आपकी मर्जी है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड की लेनी है, तो वो कौन सी है, एनर्जी। तो हमने सबसे पहले डायमेंशन जो लिखने हैं वो एनर्जी के लिखने हैं। तो आपको पता है, हम भी जानते हैं कि जो वर्क और एनर्जी है दोनों इक्वल होते हैं। जो वर्क के डायमेंशन होंगे वही एनर्जी के डायमेंशन होंगे। तो इसके रिलेटेड हम फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ है, सिंस की फॉर्म में आप लिख लें W=F.D/FD। तो अब इसमें हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे वर्क के, जो कि किसके इक्वल होंगे, आप चाहे तो लिख सकते हैं एनर्जी एंड वर्क आर इक्वल टू ईच अदर। तो इसमें हम करते हैं सॉल्व। तो फोर्स जो है ये न्यूटन साइकिल लॉ जो आपका है Ma, डी साथ मैंने लिख दिया जो कि वर्क का मजबूत है, की जगह मैंने पुट कर दिया Ma। तो अब वो डायमेंशन जो है मैस का कितना होता है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन का L(e)-2 और डिस्टेंस का L। ये डायमेंशन हम इधर पुट करेंगे, एक की जगह मैस की जगह कैपिटल M डायमेंशन में, और एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है तो इसको होता है डायमेंशन होता है L(t)-2, और जो डिस्टेंस है उसका भी L होता है। तो अगर देखा जाए तो ये कितने किस तरह आ जाएगा आपके पास, M L⁻1 और L⁻1 L⁻2 हो जाएगा, L² T-2। ये इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन E। ये आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ इक्वेशन मैस एनर्जी इक्वेशन के डायमेंशन आ गए। अब इस तरह आप लेंगे राइट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, mc²। इसके भी आपने डायमेंशन कैलकुलेट करने हैं। तो c² होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये वेलोसिटी के बिल्कुल इक्वल होती है। तो इट मींस के जो c² है उसको हम v² कहेंगे यहाँ पे डायमेंशन में सिर्फ। तो इट मींस के जो हमारे पास वेलोसिटी के डायमेंशन आते थे उन्हीं का स्क्वायर आ जाएगा, और वो स्पीड के डायमेंशन मान लेंगे, स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो मैस के जो डायमेंशन होता है वो m होता है, और c मीन वेलोसिटी, और वेलोसिटी के जो डायमेंशन होता है वो d/t फार्मूला होता है, और डायमेंशन होता है L(t)-1। इस फार्मूला से निकालते हैं। तो इसका मतलब इट मींस कि इसका आ जाएगा, सॉरी, लेंथ L(t)-1, d इज अ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है इसमें, ठीक है। तो L(t)-1, तो ये आ जाएगा इसकी, यहाँ पे लिखेंगे L(t)-1) M L² T-2। पावर हमने अप्लाई कर दिया, दोनों पे आ जाएगी, L के ऊपर भी और T के ऊपर भी। इसको इक्वेशन कह रहे हैं B, आप कह रहे हैं, उसको A कहा हुआ है। अब फ्रॉम A एंड B आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B क्या A और B से आपको नजर आ रहा है कि आपके पास राइट हैंड साइड के जो डायमेंशन है वो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन के बिल्कुल इक्वल है। तो इट मींस कि आप कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इट मींस कि आप फाइनल लास्ट पे रिजल्ट लिख सकते हैं, दिस प्रूव दैट E is equal to mc² is dimensionally correct या डायमेंशनली कंसिस्टेंट। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। तो इसमें आपको बात समझ आ गई होगी कि कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल आसान सा काम है। इक्वेशन आपको दी हुई है, उसके लेफ्ट साइड के डायमेंशन पहले कैलकुलेट करने हैं, तरीकाकार आपको पहले पता है इसका।
और मैंने बताया भी है साथ। फिर राइट साइड के करने हैं, दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट और राइट साइड की जो डायमेंशन है वो इक्वल आने चाहिए, तभी ये करेक्ट होगी। तो हमने देखा कि हमारे रिजल्ट में दोनों की जो डायमेंशन है वो बिल्कुल बराबर आए, तो हम कह सकते हैं कि डायमेंशनली इक्वेशन करेक्ट है, डायमेंशनली ये कंप्लीट हो गया। हमारा न्यूमेरिकल नंबर जो 10 है उसने कहा है कि एक जो आपका पार्टिकल है वो सर्कल के अंदर मूव कर रहा है और उसका एक्सेलरेशन तो वो डिपेंड कर रहा है, कुछ दो फैक्टर्स में दिए हुए हमें, एक उसके रेडियस पे, एक उसकी यूनिफॉर्म स्पीड पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने उसने कहा कि कैलकुलेट करें आप जो आपके पास पावर ऑफ आर एंड वी, मतलब कि जो आपके पास m है, n है और m है, इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इसको हमने सॉल्व करना है कि हमारा जो पार्टिकल है वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा है, एक बात याद रखनी है, और उस सर्कल का रेडियस r दिया हुआ है और उस यानी कि जो उसका एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कल की पावर n के ऊपर, ठीक है नहीं, और इसी का जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ जो उस पार्टिकल की मूविंग स्पीड है या यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी पावर m कह लें या कोई भी फैक्टर m उस पर डिपेंड कर रहा है। अब हमने जो फाइंड है उसमें करना है पावर ऑफ r एंड e। इट मींस के जो हमारे पास r की पावर है उसकी वैल्यू मतलब कि n की वैल्यू और एंड v की जो पावर है वो जो कि m है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे जो पहला स्टेप हम करेंगे कि हमें जो दिया हुआ उससे हम आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है उस पार्टिकल का वो डिपेंड कर रहा है दो चीजों पे। इट मींस कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो डिपेंड कर रहा है, इट मींस कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, r की पावर n की, इसको मैं कह रहा हूं 1, और साथ ही उसने कहा हुआ है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म स्पीड जो है v उसकी पावर m की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इट मींस कि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर m। तो ये मैंने इसको 2 कह लिया, इसको 1 कह लिया। अब देखिए हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूँ a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर n v की पावर m, दोनों को कंबाइन कर लिया, इसको कहते हैं कंबाइनिंग 1 and 2। तो इसके बाद ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है इसको हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, तो इसको हटा देते हैं, तो लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू कांस्टेंट कोई भी हो सकते हैं इसकी जगह, तो r की पावर n v की पावर m, इसको इक्वेशन 3 कहेंगे। अब यहां तक तो हमने काम कर लिया जो हमें दिया हुआ था। अब इसके बाद हम करेंगे इसको, हम दोनों तरफ इसके डायमेंशन तहरीर करेंगे और फिर बाद में उनको कंपेयर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे राइटिंग का डायमेंशन, डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 3। तो डायमेंशन लिखने में सबसे पहले एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखेंगे, तो वो पहले भी आप जानते हैं कि वो v/t उसका फार्मूला होता है इस इक्वेशन का, और इसके जो डायमेंशन आते हैं वो आते हैं lt-2। अब इधर जाएंगे, ये कांस्टेंट है तो इसी तरह कांस्टेंट पूरा लिखेंगे वर्ड। अब r की पावर n, तो r लेंथ होती है या रेडियस जो हमारा है वो बेसिकली लेंथ ही होती है, तो हम लिखेंगे l की पावर, डायमेंशन मैंने लिखी है l की पावर n, और जो v है वो हमारी स्पीड थी और स्पीड का डायमेंशन होता है le-1 इसकी पावर n। अब हम एक स्टेप और इसको कर लेते हैं, ये पावर दोनों पे आ जाएगी, यहाँ पे लिख सकते हैं l-2 इज इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर n l की पावर m, चाहे तो आप इन साइड भी लिख सकते हैं, आउट साइड भी, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होगा आपको लिखते हुए अलग अलग करके लिख दिया मैंने, t की पावर माइनस m। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो पावर ऐड होती है जो बेसिक रूल है, तो यहाँ पे आ जाएगा l-t-2 इज इक्वल टू कांस्टेंट l की पावर n प्लस m t की पावर माइनस m। अब हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। अब हम
नहीं, इसके बाद जो हमने अगला काम करना है वो है, अब हमने यहां तक सॉल्व करने के बाद हमने अब जो है एल को अलग लेना है, टी को अलग, और इनकी जो दोनों साइड है इनको आपस में कंपेयर करना है। देखते हैं क्या है इधर। इधर है हमारे पास लेफ्ट साइड पे एल की पावर 1, ठीक है। और इस साइड राइट साइड पे हमारे पास देख लें कि एल की पावर कितनी है। एल की पावर m प्लस n या n प्लस 1, इसको आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का नेम दे सकते हैं 4। अब फिर t का भी दोनों तरफ देखने क्या है। इधर है t की पावर -2, t की पावर -2 चाहे तो बाहर लिखें इज इक्वल टू, इस साइड पे t की पावर कितनी है -m, t की पावर -m, क्वेश्चन 5 कहने। अब इसके बाद जो तरीकाकार होता है ये कि l को हम l से कंपेयर करते हैं और t को t से, और इनकी पावर जो आपस में है उनको इक्वल लिखते हैं। तो हमारे पास जो इससे रिजल्ट आएगा वो देखने क्या आएगा, m प्लस n इज इक्वल टू 1, चाहे तो नेम दे दें आप 6 का। और इससे क्या आएगा हमारे पास -m इज इक्वल टू -2, इसको क्वेश्चन 7 करेंगे। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे और m की वैल्यू आपके हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब हम m की वैल्यू क्वेश्चन 6 में पुट करके n की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहीं से आगे क्वेश्चन 6 इंप्लाइज दैट इस m की जगह ये 2 पुट कर दूंगा तो 2 प्लस n इज इक्वल टू 1, व्हिच इज इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू -1। इस 2 को जब शिफ्ट करेंगे तो जगह नेगेटिव हो जाएगा, तो 1 -2 -1। तो हमने जो कैलकुलेट करना था वो यही था कि हमने m और n की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी पावर ऑफ r एंड v, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। रेडियस की पावर n की वैल्यू तो वो हमारे पास कितनी आ गई है -1। और फिर हमने कहा था कि इसी तरह v की जो पावर है उसकी भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो कितनी आ गई हमारे पास +2। ये था न्यूमेरिकल नंबर 10। हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है चैप्टर का 1.8, ये हमने कहा था कि लास्ट सॉल्व करेंगे। इसमें उसने कहा हुआ है, मैंने डायरेक्ट डेटा लिखा है, ठीक है। इसमें उसने कहा है कि स्पीड जो वेव आपको दी हुई है उसकी स्पीड है और वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है कि मीडियम की डेंसिटी कितनी है, उसको रो से डिनोट करते हैं, वो लिखा हुआ है, ठीक है। फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो ई, इन 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हमने करना क्या है इसमें, हमने जो स्पीड ऑफ वेव है उसी का फार्मूला डिराइव करना है, लेकिन डायमेंशन मेथड को यूज करके, या आप कह सकते हैं कि डायमेंशनली हमने जो प्रोसेस है वो करना है और लास्ट में हमने फार्मूला निकालना है वेलोसिटी का। तो ये 2 पॉइंट में मैंने लिख दिया कि फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव जो कि हमें डिराइव करना है डायमेंशनली या डायमेंशन मेथड से। तो डाटा के मुताबिक हम लिख सकते हैं कि जो हमारी स्पीड है वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी डेंसिटी के, तो हम उसको कोई भी फैक्टर ले रख सकते हैं। इसी तरह उसकी जो स्पीड है हमारी वेव की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिया हुआ हमें ऊपर डाटा में इलास्टिसिटी के या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के भी है, तो उसका भी कोई फैक्टर हम पावर रख सकते हैं बी। मैथमेटिकली हमने 2 फैक्टर लेट करनी है ए और बी, हमने इन्हीं की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो इन दोनों को देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये भी जो हमारा डेंसिटी है वो v उस पर डिपेंड कर रहा है और ई पे भी हमारा v डिपेंड कर रहा है। दोनों को कंबाइन करेंगे, कंबाइनिंग 1 और 2, तो दोनों को एक ही जगह पे लिखा जा सकता है। यहाँ तक तो ये काम हो गया। हमारे पास 3 चीजें यूज हुई हैं, हमने इन दोनों को कंबाइन करके ये लिखा और साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो इसकी जगह कांस्टेंट हमने पूरा वर्ड लिख लिया। इसकी जगह कोई भी कांस्टेंट के आ सकता है और भी जी भी जो भी, तो यहाँ पे हमने सिंपल कांस्टेंट वर्ड यूज कर लिया और इसको क्वेश्चन ए का नाम दे दिया है। अब इसके बाद एक चीज है कि हमारे पास 3 चीजें यूज हुई है जो मैं बात कर रहा था। एक हमारे पास स्पीड यूज हुई है, एक डेंसिटी यूज हुई है और एक इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम तीनों के डायमेंशन लिखेंगे। डायमेंशन लिखने का ये तरीका देख लें कि जो वेलोसिटी है हमारी, ये स्पीड है वो डी और टी होती है और इसका डायमेंशन होता है डिस्टेंस का एल और टाइम का स्मॉल टी का टी, कैपिटल टी, तो एल टी -1 डायमेंशन पहले का लिख लिया। फिर जो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम में m l की पावर -3 हो जाएगा, डायमेंशन लिख लिया। और जो हमारे पास ये है इलास्टिसिटी जो है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होती है स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में जो स्ट्रेस है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होती है और जो स्ट्रेन है ये 2
सेम क्वांटिटी के दरमियान रेशियो होती है, यानी कि चेन इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ के दरमियान जो हम स्ट्रेस लगाते हैं उसकी वजह से जो हमारे पास चेंजिंग आती है उन दो की रेशियो, पहली वाली और ओरिजिनल जो और जो बाद में आती है। तो इसकी इट मींस कि हमारे पास सिर्फ स्ट्रेस के जो डायमेंशन होने चाहिए वो हम इलास्टिसिटी मॉडुलस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, लिखा हुआ स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स की जगह मास एक्सेलरेशन ओवर एरिया, ये न्यूटन साइकिल मैंने यूज किया। और फिर इससे mLe-2, ये हमारे पास m एक ही डायमेंशन आ गई और एरिया का l स्क्वायर, तो ऊपर शिफ्ट किया तो l की पावर -1 होगी, ऊपर ऑलरेडी 1 थी, नीचे से हमने 2 को शिफ्ट किया तो -2 हो गया, -1 बची हुई। मैंने तीनों डायमेंशन लिखे हुए और ये तीनों निकालने बिल्कुल आसान काम है और ये पूरा टॉपिक है पहले चैप्टर के अंदर, तो ये निकाल लिए। इसके बाद हमने सारे के सारे डायमेंशन इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। अब आप लिख सकते हैं इक्वेशन A implies that, या पुट ऑल डायमेंशन इन इक्वेशन A, तो V की जगह डायमेंशन LT-1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन A implies that, इनकी इक्वेशन A हमें क्या देगी LT-1, आगे कांस्टेंट क्या लिखा हुआ है ये कांस्टेंट। अब इसके बाद यानी कि डेंसिटी या यानी कि रो जो लिखा हुआ है उसकी पावर A, तो रो के डायमेंशन हम निकाले हैं कहाँ पे, ये वाले इधर लिखे हुए हैं m l की पावर -3 की पावर A आ गया। आगे इसी तरह चलेंगे तो हमारे पास e की पावर b, तो ये हमारे पास e की डायमेंशन में हमने सिर्फ ये यूज करने हैं m l की पावर -1 e की पावर -2 की पावर b। अब इससे अगला जो स्टेप है वो ये करें कि LE-1 लिख सकते हैं इसको कांस्टेंट उसी तरह। अब ये पावर a है तो इस पे भी अप्लाई होगी और इस पे भी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m की पावर a l की पावर -3a। अब ये पावर b है तो ये भी इसी तरह अप्लाई होगी, तो चाहे तो स्क्वायर ब्रैकेट दे सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा m की पावर b और l की पावर -b और t की पावर -2b। अब हमारे पास ये वाली यानी कि जो सुरता आ गई है कि हमने जो डायमेंशन है वो पुट किए और उनकी जो पावर थी वो सब पे अप्लाई करके लिख लिया। अब इसके बाद जो हम काम कर सकते हैं वो ये करना है कि अब हमने m के डायमेंशन जो है वो उनको कंपेयर करना है m से, l को l1 से और t को t1 से, दोनों साइड्स के जो हमारे पास डायमेंशन है उनकी पावर को कंपेयर करेंगे। तो पहले लिखेंगे इनको इस तरह, तो यहाँ पे यहाँ लिख लें कि L का इधर कितना है 1 है, कुछ भी नहीं, तो इट मींस के हमारे पास जो L का L की पावर है डायमेंशन उसकी पावर 1 है, और इस साइड पे आ जाए तो कितनी है L की पावर -3a है, तो यहाँ लिख सकते हैं L की पावर -3a हो गया। और देखें L की पावर -b भी है, तो इट मींस के L की पावर -b, तो दोनों को एक बार लिखते हैं डायमेंशन को -3a -b, इधर लिख रहे हैं L। तो अब देखिए हमारे पास जो पहला स्टेप आया है वो L के रिलेटेड आ गया है कि -3a -b, ठीक हो गया। इसको आप कह रहे हैं इक्वेशन, अपने नेम तो यहाँ पे ही दिया और इसको 1 कह। अब इसी तरह t की पावर -1, इट मींस कि हमारे इस साइड पे जो डायमेंशन है की पावर है वो -1 है, और इस साइड पे t वाला चेक करें कौन सा है, तो इसमें ये है t की पावर -2b, ये इक्वेशन 2 कह रहे हैं। अब हमारे पास m की पावर इस साइड पे देखें तो जो हमारी लेफ्ट साइड है उस पे m की पावर 0 है, कुछ भी नहीं, तो इट मींस कि m की पावर डायमेंशन की 0 है, और इस साइड पे m की पावर a है और प्लस b है, तो इट मींस कि m की पावर a प्लस b है। इसको इक्वेशन हमने 3 का नेम दे दिया है। यहां तक ये हमारा काम क्लियर हो गया। अब हमने क्या करना है, वही जो काम हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी किया था, वो ये किया था कि जो सिर्फ पावरें हैं दोनों तरफ की उनकी इक्वेशन बनानी है और उनको हमने सॉल्व करना है। तो इधर से अब रिमूव कर देता हूं मैं। अब आपके पास देखें पहले की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यानी कि -3a -b = 1। इक्वेशन हमने उधर 3 कहा था, इसको 4 कहने मर्जी आप नेम दे,
जो भी, तो हमने अब इसको 1 ले लिया। अब दूसरी चीज हमारे पास बनी है -2b इज इक्वल टू -1। -2b पावर है और इधर -1 है, ये आपस में। तो इसी तरह इधर हमारे पास जो है वो कितनी बनी है, a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी की पावर हमारे पास कितनी है, 0 है। तो इसमें देख लिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, पावर 0 है, तो इट मींस कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन कह रहे हैं यहाँ 6। इन्हीं को हमने हल करके a b की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं a इज इक्वल टू -b, और फिर हम b की वैल्यू 5 से ले सकते हैं। b इज इक्वल टू ये माइनस माइनस कट देंगे तो 1/2 b की वैल्यू आ जाएगी, और a की वैल्यू के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, इट मींस कि a की जो वैल्यू है वो -b के बराबर आ सकती है। तो a इज इक्वल टू माइनस इंटू 1/2, तो विच इज इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -1/2। a की वैल्यू आ गई -1/2 और b की वैल्यू आ गई 1/2। इन दोनों वैल्यू को बस एक स्टेप रह गया जो हमने काम करना है, वो ये था जो हमारी इनिशियल इक्वेशन थी v इज इक्वल टू कांस्टेंट थी और उसके आगे थी रो की पावर a और e की पावर b। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसी तरह रो की पावर a की जगह क्या हमारे पास है -1/2, तो यहाँ पे रो की जगह -1/2 लिख लेंगे, डॉट e की पावर b की जगह 1/2। अब पॉजिटिव नेगेटिव है तो इसको नीचे शिफ्ट कर लेंगे, v इज इक्वल टू कांस्टेंट e डिवाइडेड बाई रो, और ये होल पावर 1/2 बन जाएगी, यानी कि इसके ऊपर ये नीचे जब शिफ्ट होगी तो पॉजिटिव 1/2 होगी। तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट e ओवर रो की पावर को हटा के अंडर रूट आप दे सकते हैं। दिस इज रिक्वायर्ड फार्मूला, यही हमारे पास फाइनल फार्मूला चाहिए था जो मैंने लिख दिया। v इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू हमारे पास था e ओवर रो अंडर रूट या स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास जो फाइनल फार्मूला था हमने निकाला। कैसे, हमने a b की वैल्यू पुट करके इसको इक्वेशन a में पुट किया, जो मैंने रिमूव कर दी थी इक्वेशन, उसमें हमने पुट करके ये रिजल्ट लिख लिया। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8। तो ये आज हमारे पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट करने तक अल्लाह।